जब हम एनेस्थीसिया देते हैं ना, उसकी एक बहुत पिक्युलैरिटी, एक खासियत है, हर किलो के हिसाब से हम बनाते हैं बॉडी वेट। हाँ, वी टेक लीन बॉडी मास, मतलब आपकी मसल मास कितना है, आपका फैट मास कितना है, उस सब के बेसिस पर डिफरेंट दवाइयों की अलग अलग डोसेज कैलकुलेट होती है। एनेस्थीसिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं जो कि अगर वो गलत मेडिकेशन चला गया है तो उसकी वजह से हुई होंगी? पेशेंट को अवेयरनेस ड्यूरिंग एनेस्थीसिया जो चीज़ कही जाती है वो हो जाती है कि उनका उठ गए वो बीच में उठ जाता है कभी कभी। हाँ, पर उनका बॉडी हमने रिलैक्स करी हो तो हिल नहीं सकते, पर वो सुन लेते हैं। तुम लोग ऑपरेशन शुरू करने वाले हो? मुझे तो बेहोश होना चाहिए, राइट? मुझे सबकी आवाजें कैसे सुनाई दे रही हैं? लगता है मुझ पर एनेस्थीसिया का असर नहीं हुआ है। Alright, get the drips on. गाइस, हेलो, कुछ ठीक नहीं है। नो 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 सैम, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। स्टॉप इट सैम, मुझे बहुत दर्द हो रहा है सैम, प्लीज। बड़ा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है। पर व्हेन यू से अनएक्सप्लेन्ड डेथ, हम लोग को मोस्टली पता नहीं होता है कि किस वजह से डेथ हुई है। ऑपरेशन और एनेस्थीसिया के 24 घंटे बाद अगर कोई डेथ होती है, व्हाई डज अ डेथ बिकॉज ऑफ एनेस्थीसिया हैपन? स्पेशली जब हम जनरल एनेस्थीसिया देते हैं तो हम पेशेंट को सिर्फ सुलाते ही नहीं हैं, उनके सांस लेने की शक्ति भी हम ले लेते हैं। सो व्हाट रियली हैपेंस इनसाइड द ब्रेन? एंड जब एनेस्थीसिया दे दिया तो कॉन्शियसनेस कहाँ चली जाती है? इस पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को क्लिक करिए, क्योंकि आपके ऐसा करते ही आप हमारी कम्युनिटी के पार्ट बन जाते हो, हमारी कम्युनिटी बड़ी हो जाती है और ट्रस्टेबल हो जाती है। ये स्पेशली इम्पॉर्टेंट होता है हमारे गेस्ट के लिए, जिनको हम बहुत मेहनत से अप्रोच करते हैं, और वो जब आते हैं पॉडकास्ट पे तो अपने सालों की इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं, जिसको आप आराम से घर में बैठ के सुन पाते हो। उन गेस्ट के लिए ये इम्पॉर्टेंट होता है कि कौन सुनेगा उनको, कितने लोग सुनेंगे, और ये सवाल का जवाब आप बहुत आसानी से दे सकते हो सब्सक्राइब करके। आपको सिर्फ इतना करना है, बाकी हम देख लेंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं ये पॉडकास्ट। डू यू थिंक कि एनेस्थीसिया जैसी एक चीज है, उसमें हमको एज पेशेंट्स कुछ घुसना भी चाहिए? लाइक एज अ क्यूरोसिटी, ठीक है, यू नो, आप एंटरटेन कर रहे हो, हम बात कर रहे हैं, दैट्स फाइन, बट एज अ पेशेंट एंड अ डॉक्टर, व्हाट वुड यू से? लाइक मी आस्किंग ऑल दीज क्वेश्चंस, इज इट इवन नेसेसरी, या यू विल से रहने दो, आई नो माय जॉब? देखिए, अगर आप पेशेंट हैं और आपकी बॉडी के साथ कुछ हो रहा है कैसे भी, तो यू मस्ट इंटरेक्ट। ये तो मैं कहूँगी 100%, 100%। अगर आपने किसी एनेस्थीसिया के एपिसोड में जाना है, आपको किसी कारण, चाहे लोकल में हो रहा है, जहाँ दांत भी निकलवाने आप जा रहे हैं, आँख का ऑपरेशन कराने जा रहे हैं, या पेट का बड़ा ऑपरेशन होने जा रहा है, सब में आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, और आपको उसके बारे में आप पे क्या इफ़ेक्ट होगा ये जानना भी चाहिए, पूछना भी चाहिए। तो अगर मैं एक डॉक्टर हूँ और अगर मैं ये उत्तर देती हूँ कि नहीं, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मुझे आता है, आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, तो वो उचित नहीं है। क्योंकि ये तो अब इंक्रीज़िंगली सब जगह हम मानते हैं कि जो पेशेंट है, जो मरीज़ है, वो सेंटर पे है, उसकी जो बॉडी है वो उसकी अपनी है, और उसके साथ जो भी दवाई दी जा रही है, जैसे हम ये पूछते हैं नहीं, अगर हमें एंटीबायोटिक डॉक्टर खांसी जुकाम में लिख के देता है, तो हम जानना चाहते हैं ना इससे क्या होगा, साइड क्या इफेक्ट असर क्या होगा, होंगे? साइड इफेक्ट क्या होगा, कितने दिन खा लूँ, नींद तो नहीं आएगी, पेट में दर्द तो नहीं होगा। सेम एनेस्थीसिया भी एक तरीके से दवाइयाँ ही हैं, बिल्कुल। तो पता होना चाहिए हमें, करना चाहिए पता। तो आपके एक्सपीरियंस में लोग आपसे पूछते हैं कल्चर हाँ, क्या है? हाँ, पूछते हैं। Very तो nice. अगर कोई भी पेशेंट जिसको सर्जरी के लिए जाना है और उसको उसके अंडर एनेस्थीसिया होना है, तो वो पेशेंट आते हैं प्री एनेस्थेटिक चेकअप, हम जिसे कहते हैं पीएससी, उन क्लिनिक्स में। ओपीडी में जैसे आप दूसरे मरीजों को दिखाते हैं, वैसे ही वो पेशेंट एनेस्थीसिया के डॉक्टर को दिखाते हैं। तो उनमें जैसे जनरल चेकअप और डॉक्टर करते हैं, वो पूरा फुल जनरल चेकअप होता है, ब्लड टेस्ट वगैरह देखे जाते हैं, पेशेंट की हिस्ट्री पूछी जाती है, उसके बाद एक एनेस्थेटिक प्लान बनता है। तो हम तो पेशेंट को वो भी एक्सप्लेन करते हैं कि आपकी ये सर्जरी होगी, हम इस सर्जरी के लिए, हमारे ओपिनियन में ये बेस्ट आपके लिए इस तरीके से एनेस्थीसिया है, एंड ऑल्टरनेट भी ये हैं, अगर ऐसा नहीं तो ऐसा किया जा सकता है, और आपको समझा रहे हैं जिससे आप
समझ सको उसके बारे में कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप क्वेश्चन भी पूछ लो, पर जब आप समझ लेंगे वो हमें कंसेंट देंगे, हामी देंगे, फिर ही हम एनेस्थीसिया देते हैं। सो आप ऐसे बोल रहे हो कि ऑप्शंस तो मतलब हाँ। पेशेंट चूज कर सकता है कि वो कौन कर से रूट पे जाए? कई बार देयर इज ये अ चॉइस। कॉस्ट का वेरिएशन की वजह से होता है या और कोई फैक्टर होते हैं? कॉस्ट है, पेशेंट कंफर्ट है। अच्छा, सबसे जो प्राइमरी चीज होती है उसमें तो पेशेंट की अपनी बॉडी कंडीशन पे है, ठीक है ना। तो और क्या सर्जरी होनी है, तो अब जैसे मैं पेशेंट हूँ, मेरे हाथ की कोई सर्जरी होनी है, ठीक है। तो उसमें मैं पूरा बेहोश हो सकती हूँ। डीपेस्ट एनेस्थीसिया में मेरे हाथ की सर्जरी हो सकती है। मैं छोटे लाइट एनेस्थीसिया सेडेशन में वो सर्जरी करा सकती हूँ, या फिर अब बहुत सारे एनेस्थेटिक टेक्निक हैं जिसमें सिर्फ उस हिस्से को ही हम एनेस्थेटाइज करते हैं। एकदम लोकल। हाँ, लोकल में कर सकते हैं, रीजनल में कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड मेरे से आप पास एकदम अल्ट्रासाउंड लिटरली बिल्कुल नर्व वहाँ पे जा सकते नर्व हो। पे जाके करते हैं। तो अब हमारे पास मेरे लिए चार ऑप्शन हो गई हैं एज अ पेशेंट। तो अब मेरी कई बार हो सकता है मैं बहुत डरी हुई हूँ, मुझे नई जगह से डर लगता है, मन में चिंता है उस जगह के बारे में, मैं कुछ अवेयर ही नहीं रहना चाहती। तो आई विल चूज अ चॉइस। सो उसमें डॉक्टर की तरफ से, एनेस्थीसिया के डॉक्टर की तरफ से तो कई ऑप्शंस थी, पर एज अ पेशेंट मैंने चूज किया क्योंकि मेरा वो बेस्ट कंफर्ट था। राइट, कि मुझे फुल एनेस्थीसिया हाँ, दे दो। पर इसी में ही सपोज मुझे कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें फुल एनेस्थीसिया में रिस्क हो सकता है, तो डॉक्टर मुझे कहेंगे नहीं आप ये चूज करिए क्योंकि आपकी बॉडी को रिस्क इसमें लीस्ट है। तो आप डर भी रही हैं तो फिर भी आप ये चूज करिए, ये हमारी एडवाइस है। तो फिर देन वी विल गिव दैट। इट्स पॉसिबल देन ऑल्सो पेशेंट से कहते हैं कि नहीं हम फिर भी हमारा वो डर ज्यादा ओवर राइडिंग है, तो फिर इसमें हम चॉइसेस देते हैं, बट दैट इज हाउ इट इज, और यही सही तरीका है। वाओ, ओके। एंड ना ये वाली चॉइसेस तो उस बेसिस पे है कि उनकी हेल्थ कंडीशन के हिसाब से जो आपने रिकमेंड किया वो, यू नो, बट क्योंकि ये एक इंटरेक्टिव प्रोसेस है, जितना मैंने एक्सपीरियंस भी किया है उसमें डॉक्टर पूछते हैं सवाल, पर क्या ये जो सवाल पूछे जाते हैं ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, और क्या इस फॉर्मेट में कुछ मिस हो सकता है किसी डॉक्टर से, या ये इतना रोबस्ट फॉर्मेट है कि जब कोई डॉक्टर आपसे पूछ रहा है, एनेस्थेसिस्ट पूछ रहा है, तो कुछ मिस होने वाला नहीं है? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। फॉर्मेट तो स्टैंडर्ड होता है। इट्स लाइक अच्छा मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगी, जब हम एनेस्थीसिया देते हैं ना उसकी एक बहुत पिक्युलरिटी, एक खासियत है, वो ये है कि जो आपने अभी तक दवाइयाँ खाई हैं किसी भी कारण, आप बीमार थे तो इसने आप दवाई खाई, आपके पेट में दर्द था, किसी को दस्त लग गए तो दस्त ठीक करने की दवा खाई। एनेस्थीसिया में जो दवाई दी जाती है ना वो किसी बीमारी के लिए नहीं दी जाती, वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए जाती है कि पेशेंट सो जाएं, उनका ऑपरेशन हो जाए, ऑपरेशन के बाद उन्हें पेन ना हो। तो इसलिए एनेस्थीसिया डॉक्टर की तरफ से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत हाई होती है, क्योंकि अगर हम पेशेंट को एनेस्थीसिया ना दें, सपोज कोई मेरे पास पेशेंट आते हैं उनके हाथ की हड्डी टूट गई है, तो वो हड्डी अपने आप ठीक होगी। मैं एनेस्थीसिया ना दूं तो कोई बात नहीं, वो अपने आप ठीक होगी। एनेस्थीसिया में दे रही हूँ कि वो हड्डी जुड़ जाए। तो वो जो मेरी प्रोसेस है एनेस्थीसिया देने का और जो मैं दवाइयाँ दे रही हूँ उसमें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि पेशेंट पे उसका असर, रेजिडुअल इफेक्ट ऑलमोस्ट जीरो हो, बहुत हाई है, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ क्लिनिशियन। तो इसलिए मुझे उस पेशेंट के बारे में जानना, एक एक चीज़, उनके हर सेल के बारे में जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए एक हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मेट होते हैं, एक होता है कि मरीज़ की हिस्ट्री हम पूछते हैं, बीमारियां वगैरह, दवाइयाँ क्या कह रहे हैं, पहले कभी उनको ऑपरेशन के लिए जब एनेस्थीसिया के लिए गए क्या कोई साइड इफ़ेक्ट हुआ था, क्या कोई स्पेसिफिक इल इफ़ेक्ट होता है, पेशेंट्स बताते हैं वो हुआ था, घर में किसी और को कोई हिस्ट्री है, तो बहुत डिटेल, समटाइम्स मोर डिटेल्ड हिस्ट्री फैमिली वालों से भी रिलेटेड होती है। बिल्कुल, कुछ जेनेटिक कंडीशंस होती हैं जिनमें एक पर्टिकुलर दवाई का असर ज्यादा आ जाता है, तो वो सब चीजें हम अवॉइड करते हैं, कम देते हैं। तो उसके अलावा फिर जो प्रेजेंट उनके ब्लड टेस्ट हैं उनमें उनकी डिफरेंट ऑर्गन्स की क्या हेल्थ है, हार्ट का क्या असर है, किडनीज का क्या फंक्शन चल रहा है, लिवर का, वो सब हमारी दवाइयों को इम्पैक्ट करते हैं। तो इसलिए वो बहुत ज़रूरी है कि उनके बारे में जाना जाए। तो जो पेशेंट का एक तो इंटरव्यू होता है, उनसे बात हम करते हैं, दूसरा उनकी जो ब्लड इन्वेस्टिगेशंस और हार्ट वगैरह की जांच देखते हैं, दैट इज़ मच मोर एक्सटेंसिव।
देन मे बी शायद अगर आप किसी सिर्फ गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाएंगे तो वो एक पर्टिकुलर चीज़ देखेंगे। आप अगर सिर्फ आई के लिए जाएंगे तो वो डॉक्टर कुछ हिस्सा देखते हैं। एनेस्थेटिस्ट को पूरा शरीर देखना पड़ता है, क्योंकि अंत में जो दवाइयाँ दी जा रही हैं वो सारे शरीर पे असर करती हैं। बट फिर भी पेशेंट की अश्योरेंस के लिए कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि पेशेंट को बता देनी चाहिए एनेस्थेटिस्ट को, अगर वो ना भी पूछे? सपोज आपसे भी बात कर रहे हो उस दिन अगर आप भूल जाओ तो हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए कि अगर किसी भी तरह की सर्जरी में हम जा रहे हैं तो ये चीजें तो हम बिना पूछे बता दें? इट्स अ गुड थिंग। अगर कोई भी पेशेंट आ रहे हैं तो उनको अपने एनेस्थीसिया डॉक्टरों को अपनी जो भी बीमारियां हैं उनके बारे में बताना चाहिए। सपोज जैसे ब्लड प्रेशर की तकलीफ है, डायबिटीज़ की तकलीफ है, कोई हार्ट की प्रॉब्लम थी, कोई लिवर की प्रॉब्लम है, वो बतानी चाहिए। ये बात मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग देखी। कई बार पेशेंट्स ना, अगर उनको लगता है कि उनकी से डायबिटीज़ वेल कंट्रोल्ड है, 10 साल से दवाई खा रहे हैं, शुगर बड़ी वेल कंट्रोल्ड है, तो सोचते हैं अब तो हम बीमार नहीं हैं। ये दिस हैपन्स वेरी ऑफन। मेरा ब्लड शुगर, अब तो ब्लड प्रेशर मेरा बिल्कुल ठीक है, दवाई खा रहा हूँ, तो ब्लड प्रेशर की तकलीफ नहीं। वो नहीं बताते डॉक्टर को अपने। और दवाई कोई बीमारियां हैं वो पता नहीं, उन बीमारियों के लिए क्या दवाइयाँ खा रहे हैं वो बताना बहुत ज़रूरी है। तो अगर कई बार याद भी ना रहे हैं तो एक अपनी प्रिस्क्रिप्शन या अगर दवाई के वो पर्चे भी, मतलब स्ट्रिप्स भी लेके आ जाएं, सो दैट विल हेल्प। क्योंकि पर्टिकुलर दवाइयों का अलग अलग असर होता है बॉडी पे, तो उनका हमारी दवाइयों से अलग अलग इंटरेक्शन होता है। तो कुछ दवाइयाँ डॉक्टर्स देने से मना कर सकते हैं, कुछ दवाइयाँ वो कह सकते हैं ज़रूर खानी है, कुछ दवाइयाँ होता है कि अच्छा 2 घंटे पहले खानी है, ऐसे मतलब उन सब का इंटरेक्शन सबका। हाँ, तो अपनी दवाइयों आपको कोई भी अगर कभी भी किसी तरह की भी फिजिकल प्रॉब्लम हुई हो, भले हमारे हिसाब से वो ठीक भी हो गई हो, तो भी बतानी चाहिए। और दवाइयाँ बतानी चाहिए क्या खा रहे थे। जैसे कई बार पेशेंट को जैसे ट्यूबरक्लोसिस की ट्रीटमेंट ली, यानी हमने 2 साल पहले ली थी, बता देना चाहिए, क्योंकि उसका भी असर आ सकता है। तो वो कंसिडरेशन में रहेगा। क्योंकि ये बेसिकली बात यह है कि जब वो एनेस्थेटिक प्लान बनाता है डॉक्टर, तो उनको पता हो कि मुझे किस दायरे में मुझे किस तरीके से करना है। सो इसमें मरीज की सेफ्टी है, पेशेंट सेफ्टी टू यू अपने बारे में जितना कुछ बता सकते हैं। दूसरा, अगर कोई दवाइयों से उनको एलर्जी है या खाने पीने की चीज़ से, इवन सिंपल थिंग, मिल्क एलर्जी है, पोटैटो एलर्जी है, एग एलर्जी है, क्योंकि हमारी काफ़ी दवाइयाँ जिनमें इनके कंपोनेंट्स होते हैं प्रोटीन्स, तो वो फिर पेशेंट में प्रेसिपिटेट हो सकती है। किसी दवाई खाने से दमा हो जाता है, दे शुड टेल। दवाई की एलर्जी, दवाई और खाने पीने की चीज़ों की एलर्जी बतानी चाहिए। ये थोड़ा सा बताइए कि नॉट लाइक कि कौन सी दवाई, बट जैसे कि हम लोग साइड इफेक्ट से कॉमन वर्ड बोलते हैं, राइट? बट साइड इफेक्ट क्या क्या होते हैं ये हमको नहीं पता होता कॉमनली, राइट? बट एनेस्थीसिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे अभी आपने बोला कि किसी दवाई में ये कंपोनेंट्स होते हैं, सो ऐसी कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं जो कि अगर वो गलत मेडिकेशन चला गया है तो उसकी वजह से हुई होंगी? लाइक आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि अगर आपने बोला रैशेस हो सकते हैं, यू नो, तो अगर ये सुनने के बाद में किसी को वो उनमें से कोई चीजें हो तो ध्यान आ सके कि शायद इट हैपेंड बिकॉज ऑफ एनेस्थीसिया, एंड सो देन यू कैन गो एंड कोर्स करेक्ट इट। कौन सी चीजें हो सकती हैं? सो दैट कैन बी बिकॉज ऑफ एनेस्थीसिया। नो, मैंने जिस बात की कि वो कोई भी खाने की पीने की चीज जिससे आपको पहले कभी हुई हो। ओके। सो दूध से, जैसे कई ना, आप कहते हैं ना, कई लोगों को मुझे एग एलर्जी है, एलर्जी है, या फिर मैं कौन से एलर्जी है, कई शेलफिश से एलर्जी है। अच्छा, इनका इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो उन खाने पीने की चीज़ से एलर्जी हो रही है, उसकी क्रॉस एलर्जी एनेस्थीसिया कुछ दवाइयों से हो सकती है। उसमें ड्यूरिंग एनेस्थीसिया जब एलर्जी होगी, पेशेंट सो रहे होंगे, वो आपको नहीं पता होगा। हमारे लिए होगा पेशेंट का ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, पेशेंट के, जैसे आप कह रहे हैं रैशेस तो आ जाएंगे, पेशेंट विल नॉट नो, हमें पता है रैशेस आ गए, और उनको हमें दवाइयाँ देनी पड़ेंगी उनके हार्ट और ब्लड प्रेशर को सपोर्ट करने के लिए। तो अगर पहले पता है डॉक्टर को, तो वो एक तो अवॉइड करेंगे उस दवाई को, है ना। जैसे अगर आप लोग कहते हैं मुझे पेनिसिलिन की एलर्जी है, तो फिर पेनिसिलिन का प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिलता ना उनको कभी भी,
इंजेक्शन। सो उस तरीके से। अदरवाइज आफ्टर एनेस्थीसिया जैसे आप पूछी ना कुछ कैसे पता चले कि एलर्जी थी, हाँ, तो उसमें टिपिकली जो एनेस्थीसिया डॉक्टर्स होते हैं, हाँ, हम लोग इन्फॉर्म करेंगे पेशेंट को जब वो उठते हैं, तो हाँ। कहते हैं आपको इस दवाई से ये असर आया था। ओके। सो फॉर आवर हम आपको ये प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि आगे आप जब भी कभी जाएं तो अपने एनेस्थीसिया डॉक्टर को ये ज़रूर बता दें कि मुझे ऐसे आते हैं अब हमारे पास पेशेंट कि हमें प्रीवियस एनेस्थीसिया में डॉक्टर ने कहा था कि आप ये मत लीजिएगा, या फिर आपको इस दवाई का असर बहुत देर तक चला था, तो नेक्स्ट डॉक्टर शुड नो कि दिस इज योर बॉडी टेंडेंसी। बिकॉज पहली बार होता है ना, कभी हाँ, कभी तो सर्जरी कभी पहली बार ही होती अगर है। ऐसा करते हैं, पर पेशेंट अगर सो के जैसे सपोज आपने लोकल में आप पता कर सकते हैं, मरीज को खुद पता चल सकता है, जैसे डेंटल एक्सट्रैक्शन कराने जाते हैं उसमें लोकल लगता है दांत, या फिर कुछ छोटी चीज निकाली उसमें लोकल इंजेक्शन लगता है, तो उस वक्त अगर एलर्जी होगी तो एक तो वो चटके और खुजली आ सकती है, आपको फेंटिंग की सेंसेशन हो सकती है, हार्ट रेट कम हो सकता है, वो पेशेंट कैन फील अगर वो जगे हुए हैं तुरंत। हाँ, क्योंकि वो लोकल में आप हाँ, आप होश में हो उस वक्त। और बहुत रेयरली पेशेंट्स को लोकल से फिट टाइप सेंसेशन आ सकती है, तो वो आपके डॉक्टर आपको बता देंगे। दैट इज वेरी रेयर बट कैन हैपन। तो ऐसा क्यों होता है कि एनेस्थीसिया किसी सर्जरी के बाद में कुछ लोगों को रिकवर करने में बहुत कम टाइम लगता है, कुछ लोगों को बहुत प्रोलॉन्ग टाइम लगता है? व्हाई इज दैट? तो दो हो सकते हैं, एक तो पेशेंट पर्सन स्पेसिफिक, राइट, और एक एनेस्थीसिया एंड ड्रग स्पेसिफिक। राइट। तो वो तो अगर एनेस्थीसिया स्पेसिफिक में बोलूँ कि अगर मैंने रेंज में नॉर्मली किसी भी बीमारी के लिए, जैसे सपोज आप एंटीबायोटिक खाते हैं तो आपको सबको एक सेम कैप्सूल दिया गया। सपोज आपको भी एमॉक्सिसिलिन 500 मिलीग्राम, आपके हस्बैंड को भी 500 मिलीग्राम दिया, पर दोनों शरीर पे असर अलग आता अलग है है। सेम डोसेज का। Sure. तो एक तो वो है कि फॉर द Body to सेम body. मेडिसिन ईच बॉडी इज पर ये रिएक्टिंग आपको पहले से पता होता है हाँ, वी कैन। कि हाँ, इस इंसान को थोड़ा सा टाइम लगेगा और इसको। हाँ, तो इसलिए हम लोग तो जो एनेस्थीसिया की मेडिसिन होती हैं नॉर्मली, वो हम पर केजी हर किलो के हिसाब से हम बनाते हैं बॉडी dosage। वेट। हाँ, और बॉडी वेट भी डिफरेंट, वी डोंट कंसिडर बॉडी वेट एज द एक्चुअल वेट विच इज देयर इन योर वेइंग बैलेंस। ओके। वी टेक लीन बॉडी मास, मतलब आपकी मसल मास कितना है, आपका फैट मास कितना है, उस सब के बेसिस पर डिफरेंट दवाइयों की अलग अलग डोसेज कैलकुलेट होती है। तो नॉर्मली वी आर कैलकुलेटिंग फॉर दैट, पर उसमें यह है जैसे कई बार बहुत छोटे बच्चे हैं या फिर बड़ी उम्र के लोग हैं जो एक्सट्रीम सीनियर्स हैं, उन सब में सेम दवाई का असर इवन बाय बॉडी मास कैन टेक लिटिल लॉन्गर, दे कैन कम आउट। एंड देन अगर मैंने एज एनेस्थेटिस्ट मैंने तकरीबन सबको स्टैंडर्ड डोसेजेस दे दी, तो उसमें फ़र्क होता है कि सम पीपल में टेक लिटिल लॉन्गर टू कम आउट। बट व्हेन यू से अनएक्सप्लेन्ड डेथ, तो हम लोग को मोस्टली पता नहीं होता है कि किस वजह से डेथ हुई है। यू नो, अगर स्पेशली अगर सर्जरी के टाइम पे किसी की डेथ हुई तो यही कहा जाता है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ। अब वो एनेस्थीसिया की वजह से नहीं हुआ, वो सर्जरी में कोई प्रोसेस हुआ, बॉडी में कुछ सडन कुछ हो गया, वी डोंट नो दैट, राइट? सो अगर आप बाद में पूछोगे भी कि आपकी फैमिली में क्या हुआ, तो आई डोंट थिंक सो वो चीज रिकॉल भी नहीं हो सकती है। हाँ, तो अब लाइक वी डोंट इवन नो। हाँ, आपने ये बात सही कही है, बट पेशेंट स्पेसिफिक कहते हैं हाँ हमारे घर में हमारे चाचा जी के साथ ऐसा हुआ था, फिर एक दूसरे कजन थे डैडी के साइड, उनके भी सडन हुई थी, तो लोग ऐसे बोलते हैं कि हमें इतना पता नहीं चला, अचानक उनका ऑपरेशन हो गया, और वो Right. ऑपरेशन के दौरान मतलब Right. उसके साथ। हाँ, ऐसा नहीं कि ऑपरेशन के महीने बाद किसी की डेथ हुई, तो वो एक अलग है। राइट। अगर ऑपरेशन और एनेस्थीसिया के 24 घंटे बाद अगर कोई डेथ होती है, तो वो नॉर्मली एनेस्थीसिया से रिलेटेड नहीं मानी जाती है, तब तक सारा असर खत्म हो गया होता है। तो ऑपरेशन के दौरान या पहले 24 घंटे में अगर कोई डेथ है, तो उसमें हो सकता है कि एनेस्थीसिया की दवाई का असर हो, विच द पेशेंट शुड नो।
और देयर फैमिली शुड सो आई थिंक आपको वैसे बताते होंगे जब आप इतना प्रोब करते होगे तो इतना बताते होंगे हाँ किसी सर्जरी के टाइम पे डेथ हुई थी। हाँ नहीं अब इतना ही आपको पता चलेगा। नहीं जैसे मैंने आपको समझाया ना कि हाँ। उनका टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है और बॉडी स्टिफ हो जाती है, हम्म। तो वो तो एक उस पर्टिकुलर बीमारी में ही होती है। वो उसमें ही तो होता है। अगर किसी पेशेंट के साथ ऐसा हुआ है तो 100% वो डॉक्टर उनकी फैमिली को बताएंगे और उनको लिख के भी देते हैं कि आपकी फैमिली में हर जने को उसको टेस्ट करना चाहिए और ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये एक अवॉइडेबल हैपेंस्टेंस है। अगर वो किसी को जाना पड़ा एनेस्थीसिया के लिए और वो अपने एनेस्थीसिया डॉक्टर को बता देंगे तो वो अपना प्लान ऐसे बनाएंगे कि बिल्कुल भी मतलब जनरल एनेस्थीसिया अवॉइड करेंगे या कुछ भी, सो दैट उनको चांस ही ना मिले कि उनकी बॉडी ऐसे रिएक्ट करे। So मतलब व्हाट आई एम टेकिंग अवे इज कि ये सुनना भी बहुत जरूरी है। हाँ अगर डॉक्टर कह रहे हैं कि आपकी फैमिली में इसका चांस है तो उसको कैजुअली नहीं लेना चाहिए, इट इज सीरियस। हाँ, अगर हम किसी मेडिसिन से एलर्जी देखते हैं हम पेशेंट को बताते हैं उनकी फैमिली को, आप ये लिख लीजिए। और आप तो बहुत पेशेंट्स आते हैं हमारे पास जो आके बताते हैं कि हमें डॉक्टर ने लास्ट टाइम कहा था कि ये आप प्लीज जरूर बता दीजिएगा नेक्स्ट टाइम कि इस मेडिसिन से एलर्जी लगी थी या सस्पिशन था। व्हाई डज अ डेथ बिकॉज ऑफ एनेस्थीसिया हैपन? एक तो है कि एनेस्थीसिया एंड सर्जरी दोनों दो हाथ हैं बॉडी के, है ना। जब सर्जरी हो रही है इसलिए एनेस्थीसिया देना पड़ रहा है, तो उस दौरान जब वो इवेंट चल रहा है दो चीज़ें साथ चल रही हैं। एक पेशेंट का ऑपरेशन हो रहा है, एक पेशेंट को सुलाया गया है, बेहोश किया गया है उस ऑपरेशन के लिए। तो इन दोनों इवेंट में किसी भी इवेंट में ऐसा इफेक्ट आ सकता है कि पेशेंट को हम लूज कर लें, ठीक है। तो मैं इसलिए बता रही हूँ कई बार वेरी ऑफन ये हम सोचते हैं कि ड्यूरिंग एनेस्थीसिया पेशेंट की डेथ हो गई, बट इट कैन वो इसलिए भी हो सकती है कि सर्जरी के दौरान या सर्जरी के कारण पेशेंट का लॉस हो गया। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि अगर किसी पेशेंट की किसी की बहुत बुरी एक्सीडेंट हो गया, किसी का बाहर हड्डियाँ टूट गई सारी, पेट में लिवर का इंजरी हो गई, स्प्लीन की, अब वो पेशेंट आए एनेस्थीसिया सर्जरी के लिए, उनको एनेस्थीसिया दिया गया, पर पेशेंट के अंदर बॉडी में इतनी ज़्यादा इंजरीज थी दैट पेशेंट डाइज। सो नाउ दिस इज बिकॉज ऑफ द जो इंजरी और जो सर्जरी चल रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने जैसे प्रिंसेस डियाना का सबने पढ़ा है, उनको वो तो उनसे मोर इम्पोर्टेंट तो कोई पेशेंट हो नहीं सकता। तो जब वो गई अपनी सर्जरी के लिए, उनकी जब ट्रॉमा एक्सीडेंट के बाद गई तो सबने पूरी कोशिश की, बावजूद उसके वो उनको नहीं बचा पाए क्योंकि बॉडी में अंदर इतनी मेजर इंजरी थी कि वो नहीं बचा पाए। तो इसलिए एक होता है कि सर्जिकल कोई रीजन था जिसके कारण पेशेंट इज लॉस, बट दैट हैपेंस अंडर एनेस्थीसिया। So we have to, so it's not necessary that it's happening because of anesthesia. दूसरा है कि एनेस्थीसिया स्पेशली जब हम जनरल एनेस्थीसिया देते हैं तो हम पेशेंट को सिर्फ सुलाते ही नहीं हैं, उनके सांस लेने की शक्ति भी हम ले लेते हैं दवाइयों से। तो हम उन पेशेंट को सांस देते हैं तो हम उनको जल्दी से एक नली डालते हैं जिससे हम सांस देंगे और सांस की मशीन में लगाते हैं पेशेंट को। और तो उसमें अगर वो जो जब पेशेंट के अपने सांस लेने की शक्ति गई है और जब तक सांस की मशीन में अटैच करा है, अगर उस दौरान देर हो गई या किसी कारण नहीं कर पाए हैं तब लॉस हो सकता है पेशेंट का। और इन दोनों के अलावा तो नहीं, उन दोनों के अलावा क्या हो सकता है, जो चीज़ है कि जैसे आपने पहले कहा था कि असर देर तक चल सकता है। तो आजकल अब वो असर देर तक चल रहा है ना, उसको उसमें डेथ बहुत कम होती है। उसमें था कि पेशेंट आईसीयू चले जाएंगे, वो ओवरनाइट उनको हम सपोर्ट दे देंगे, फिर वो उठ जाते हैं, रिकवरी थोड़ा देर हो दवाई जाती है, मतलब डिले हो जाती है, बट डेथ नहीं होती यूजुअली। सो डेथ मोस्टली अगर अननोन को बहुत सीवियर अननोन एलर्जी है और कोई या फिर ऐसा है कि एस्टैब्लिश नहीं कर पाया उसमें वेंटिलेशन। ऐसे से कॉमनली सुनने को मिलता है कि एनेस्थीसिया ज्यादा दे दिया, जो जैसे पहले बताया कि हम स्टैंडर्डाइज मेजर्स लेते हैं, आपका वेट ले लिया, उसके बेसिस पे मैंने दे दी, बट स्टिल आपकी बॉडी में क्या उसका एग्जैक्ट
प्रोसेस हो रहा है, कितनी आप एब्जॉर्ब कर रही हैं, कितनी आपके लिवर उसको निकाल पा रहा है, कितना किडनी कर पा रहा है, वो सब चीज़ें एक हम लोग स्टैंडर्डाइज पॉपुलेशन मॉडल्स के बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं, पर एन इंडिविजुअल इज नेवर अ स्टैंडर्ड, है ना? तो उसमें वेरिएशन आ सकती है कि इंडिविजुअल, तो उसकी आखिरी तह तक तो नहीं कोई दे सकता। बट सो दैट इज़ वाई जो आप कह रहे हैं कंपेयर टू अर्लियर, अब जो दवाइयाँ हैं वो बहुत सेफ हैं, अब जो हमारे स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशंस बन गई वो बहुत सेफ हो गई हैं, तो आजकल तो बहुत कम है। पहले होता था, पहले जब जैसे क्लोरोफॉर्म उगाई जाती थी, ईथर दी जाती थी, उनमें था, क्योंकि उनमें आपने सब कुछ सप्रेस कर दिया, तो उसमें अलग अलग पेशेंट अलग ढंग से, तब ज़्यादा था, अब कंपैरेटिवली बहुत कम रह गया है। So it should पहले not तो be. वो मूवीज में नहीं दिखाते थे, वो रुमाल पे क्लोरोफॉर्म हाँ, लगा के उसमें ज्यादा अगर डोज गई तो पेशेंट वुड बी die. लॉस्ट। हाँ, you will not. That क्या could happen. ऑब्वियसली वो जैसे फिल्म्स में दिखाते Yeah. थे रुमाल पे ऐसे डाल दो, तो आपको क्वांटिटी का क्या हाँ, पता, आपको तो द quantity, हाँ, इंटेंशन इसकी बेहोश करो, इसको हाँ, किडनैप कर रहे हैं, या हाँ, कोई ऐसा सीन होता था तो उसमें, हाँ, वो तो खैर मजाक या है, वो but मजाक वाला। even if doctors were giving, the regulation was more wide there. अब बहुत strict regulation, सिर्फ इसी कारण जो मैंने पहले बताया था कि ये जो चीज़ है ये एक आर्टिफिशियली इंड्यूस स्टेट है, तो इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स उसको स्टेट के लिए तरफ लेके जाना, उससे वापस नॉर्मल के लिए लाना बहुत हाई रहती है। इसलिए अब बहुत बहुत इनफैक्ट अगर आप मेडिसिन में अगर इंटरेस्ट रखते हैं, जानते हैं, तो पेशेंट सेफ्टी नामक चीज़ आजकल बहुत बात हो रही है। जनरल पॉपुलेशन में भी हम आम आदमी से भी कहते हैं कि पेशेंट एज अ पेशेंट सेफ्टी एडवोकेट्स जिनको कहा जाता है, वो लोग आ रहे हैं। पीपल आर टॉकिंग कि भाई हाँ, जैसे हमने पहले बात किया था कि हमारा शरीर है, हमें उसके बारे में पता होना चाहिए, करना चाहिए। तो पेशेंट सेफ्टी जो एक एस्पेक्ट है, अमंगस्ट ऑल द डिसिप्लिन्स, एनेस्थीसिया वाज द फर्स्ट डिसिप्लिन जिसने पेशेंट सेफ्टी की पहल करी, और हमारी जो सोसाइटीज़ हैं वर्ल्ड ओवर, वी वर द फर्स्ट वन हु वर टॉकिंग, एंड हमारे स्टैंडर्ड्स भी पेशेंट सेफ्टी रिलेटेड, वी वर द फर्स्ट वंस टू गिव कि अगर आप एनेस्थीसिया दे रहे हैं तो ये मिनिमम मॉनिटरिंग स्टैंडर्ड है, मतलब अगर जिस जगह एनेस्थीसिया जा रहे हैं यहाँ पे कम से कम इस तरीके के मॉनिटर अवेलेबल हैं, तभी पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया जाएगा। क्या क्या मॉनिटर होता है उसमें? आप जब सर्जरी चल रही होती है, व्हाट ऑल कैन यू मेक आउट? सो बहुत स्टैंडर्ड बेसिक मॉनिटर जो 100% मिलेगा आपको, वो है कि आपका दिल, ECG, हार्ट रेट क्या चल रहा है, आपके शरीर में मात्रा ऑक्सीजन की कितनी है, पल्स ऑक्सीमेट्री, एंड देन ब्लड प्रेशर आपका क्या चल रहा है। ये बहुत स्टैंडर्ड मॉनिटरिंग है, ये एकदम लाइव, एकदम सेकंड टू सेकंड अपडेटेड होता है। हाँ, ये तो है ही। अब उसके बाद जो इससे हायर स्टैंडर्ड है, जैसे हमारे पेशेंट को हम पूरा फुल एनेस्थीसिया दे रहे हैं, उनको हम लोग ब्रेन मॉनिटरिंग करते हैं टू फाइंड आउट डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया जिसे कहा जाता है, कि कितना ब्रेन सप्रेस हो गया है, ब्रेन में कितना एनेस्थीसिया चल रहा है। फिर अगर हम, जैसे मैंने कहा था, हम पेशेंट की सांस लेने की शक्ति लेते हैं, तो वो दवाइयाँ होती हैं जो आपकी मसल्स को कम्प्लीटली ब्लॉक्ड और रिलैक्स रखती हैं, तो उसकी मॉनिटरिंग करते हैं कि कितना दवाई का असर चल रहा है, एंड कितने असर पे, उसके बेसिस पे ही हम पेशेंट को दवाइयाँ देते हैं जिससे उनका ब्लॉक चला जाए, वापस से वो उठ जाएं। तो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग इसको मॉनिटरिंग कहते हैं, वो कर रहे हैं। फिर स्पेशलाइज्ड स्पाइन की सर्जरी होती है, उनका एवोक, वो तो स्पेशलाइज्ड हैं। पर जैसे हार्ट की ऑपरेशन हो रहे हैं, तो हार्ट की जो मेजर आर्टरी वगैरह हैं, उनमें हम मॉनिटर डालते हैं वहाँ के पर्टिकुलर प्रेशर को देखने, या कार्डियक आउटपुट, उनको हम डिफरेंट इन्वेजिव मॉनिटरिंग कहते हैं, वो भी चल रही होती है। तो बेसिकली एक पेशेंट जब सो रहा होता है एनेस्थीसिया में, तो उसके शरीर में कैसे हार्ट काम कर रहा है, कैसे उसका ब्लड प्रेशर तो है ही, वो हार्ट का ही पार्ट है, हाँ। कैसे उसका लंग काम कर रहा है, उसके शरीर में कितनी ऑक्सीजन की मात्रा चल रही है, उनकी आर्टरी में कितनी ऑक्सीजन है, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड है, यूरिन कितना वो उनकी बॉडी किडनी बना पा रही है, वो भी हम मॉनिटर करते हैं, और क्या असर उनके दिमाग पे एनेस्थीसिया दवाई का चल रहा है, विच इज़ वो ब्रेन मॉनिटरिंग, एनेस्थीसिया डेप्थ मॉनिटरिंग वो करते हैं।
प्लस एनेस्थीसिया की दवाइयाँ कितनी चल रही हैं लंग में और ब्रेन में, उनका जो लेवल है वो हम मॉनिटर करते हैं, तो दैट इज एनेस्थीसिया। तो So मतलब कांस्टेंट advanced. अगर आप देखेंगे तो बड़े ऑपरेशन में तो तकरीबन इट लुक्स लाइक अ कॉकपिट, एरोप्लेन कॉकपिट, imagine. इट हैज सो मेनी मॉनिटर्स, बट देन फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है ना। Yeah. So ये जो जैसा आपने बोला कि अवेयरनेस को कंट्रोल करते हैं, सो मेंटल एक्टिविटी जो होती है, नॉर्मली हमारा माइंड बहुत एक्टिव रहता है, हाँ बट आपको एनेस्थीसिया देते टाइम आप उसको इंटेंशनली क्वाइट हाँ करते हो, हाँ राइट? सो हर एक बीमारी के लिए आप ब्रेन को सिमिलर तरह से क्वाइट करते हो, या अलग चीज के लिए आपको ब्रेन के अंदर कंट्रोल करना पड़ता है कि ब्रेन में भी आप ये पार्ट क्वाइट करोगे या ये हाँ प्रोसेस क्वाइट करोगे? इज इट दैट डिटेल, या ब्रेन इज वन थिंग जिसको क्वाइट करते हो? हाँ, तो वो 2-3 तरीके हैं जो हाँ. ब्रेन के क्वाइट करने के भी हम सोच सकते हैं। हमने 4 प्लेन बना लिए हैं, ओके. तो उसके डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी सर्जरी के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। सिर्फ ये ज़रूरत है कि थोड़ी सिडेटेड हों, आप सो रही हों पर आप जवाब दे सकती हैं, तो उसके लिए हम एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ ब्रेन सप्रेशन करते हैं। ओके. एक चाहिए कि आप सो रही हैं और बिल्कुल भी आप नहीं रिस्पॉन्ड कर पा रही हैं और आपकी कोई रिकॉल भी नहीं है उसका। आप जब सो के उठी, एनेस्थीसिया पेशेंट को कुछ याद नहीं होता उनके शरीर के साथ क्या हुआ, तो वो चीज़ उसके लिए एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ ब्रेन सप्रेशन है। Okay. और उसके बियॉन्ड जो बहुत डीप सप्रेशन है, दैट कैन कॉज वेरी सीवियर सप्रेशन एंड कॉज ब्रेन डेथ, वो हम कभी नहीं चाहते, बट दैट But वो विल अगर- हैपन इफ यू कीप ऑन गोइंग डीपर। पर वो अगर देना ही पड़े तो किस सिचुएशन में देते हैं? नहीं, वो उतना नहीं, डीप देते ही डीप नहीं। सप्रेशन कभी नहीं देते। हम प्लेन 3 तक ही करके आते हैं। Right. 1 to 1 इज फुली अवेक Right. एंड 1 2 के बीच में पेशेंट इज अवेक बट फॉलोइंग, आपकी बात मान रहे हैं। मैं कह रहे हैं अच्छा आप चुपचाप लेट जाएं, हम आपके लिए करेंगे, ठीक है, वो अलाउ कर रहे हैं। शायद पूरे अवेक होंगे तो डर के मारे कहेंगे नहीं नहीं आप मेरे या साथ आप ऐसा मत नहीं कर करिए, सकते, अभी मान रहे हैं। फिर सेडेटेड हैं, हाँ सो रहे हैं, उठ के आप मुझसे बात कर सकती हैं, मैं आपसे बात कर सकती हूँ, या पर आप फिर भी हाँ अपना काम करवा रहे हैं। और उसके बाद जो कॉमनेस है सर्जिकल प्लेन ऑफ एनेस्थीसिया जिसे हम कहते हैं ब्रेन So, एकदम सप्रेशन का, quiet है वो। उसमें पेशेंट इज टोटली अस्लीप, उनको कोई याद भी नहीं है उस चीज की। सो वही जब हम बोलते हैं कि कोई ऑपरेशन थिएटर में होता है, बोलते हैं मुझे सुन रहा था सब हाँ, कुछ, क्या हाँ। बात कर रहे थे, तो वो एकदम बेस हाँ, लेवल जब वो लोग, एनेस्थीसिया था। हाँ, अगर किसी ऑपरेशन के लिए आपको हमने लेवल 3 में रखा हुआ है एंड फिर जब आप लाइटन हो रहे हैं, आपको उठाया जा रहा है और उस दौरान जब आप उठते हैं तो हियरिंग सबसे फर्स्ट आती है, बिकॉज हियरिंग कान से जो हमारे ब्रेन में हियरिंग सेंटर से सबसे फास्ट डायरेक्ट कनेक्शन है, बिकॉज फास्ट वहां से न्यूरॉन जाता है, हियरिंग छोटा टू द न्यूरॉन, ब्रेन हाँ, is the fastest. कान से ब्रेन fast. में हियरिंग सेंटर है, अच्छा। तो इसलिए हियरिंग सब सेंसेस में से पहले हियरिंग्स आ जाती है व्हेन पेशेंट इज इमर्जिंग। तो पेशेंट कहेगा हाँ मुझे याद है, मैं सो आपने ऐसे बोला था, तो क्योंकि वो इमर्ज कर रहे हैं अपने डीप प्लेन से, तो उनको रिकॉल भी रहेगा थोड़ा सा और वो सुन भी पा रहे थे, तो बता सकते हैं मरीज। इसमें कभी ऐसा होता है बाई चांस ड्यूरिंग एनेस्थीसिया कुछ कारण है जिससे वो लाइटन हो गया पेशेंट बीच में, कुछ दवाई नहीं जा पाई या कुछ, तब पेशेंट को अवेयरनेस ड्यूरिंग एनेस्थीसिया जो चीज़ कही जाती है वो हो जाती है कि उनका उठ गए, वो बीच में उठ जाता है कभी कभी। हाँ, पर उनका बॉडी हमने रिलैक्स करी हो तो हिल नहीं सकते, पर वो सुन लेते हैं और फिर उनको क्योंकि उठ गए फिर वो थे, बहुत खतरनाक बातें सुन ब्रेन लेते से उठ गए, हाँ। तो उनको याद भी रहता है कि ये बात हो रही थी मेरे आसपास। बड़ा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है पेशेंट के लिए। वेरी ऑफन ज़्यादातर मरीज कहते हैं कि हमें अच्छा नहीं लगा, हम हिल नहीं पा रहे थे, हम सुन रहे थे और हमें लग रहा था कि ये क्यों हो रहा है हमारे पास, पर हम किसी को बता नहीं पा रहे थे। तो वो तो अगर ऐसा किसी के साथ, हाँ, हेल्पलेस फीलिंग एंड द पर्सन डजंट फील, तो फिर उसके लिए देन दैट हैज टू बी टेकन सीरियसली एंड पेशेंट तो आप लोग फिर से उस वक्त फिर एनेस्थीसिया देते हो? एनेस्थीसिया तो हम, जैसे हमने कहा ना, हमारे मॉनिटर्स चल रहे होते हैं, वी कैन मेक आउट इमीडिएटली कि पेशेंट हैज इमर्ज्ड आउट एंड हम उसका लेवल इंक्रीज कर देते हैं फिर से, पर पेशेंट को वो मोमेंटरी भी जो हुआ वो उनको याद रहता है। तो फिर पेशेंट शुड बी सपोर्टेड, उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए
एंड अगर नहीं इस चीज़ को, उस एपिसोड को अगर हम बाई चांस पेशेंट नहीं एक्सप्रेस कर पाया या किसी ने उसको तवज्जो नहीं दिया, तो फिर वो लॉन्ग टर्म पेशेंट को एक ट्रॉमेटिक सा एक्सपीरियंस याद रहता है, जैसे हम भी और इट गोज वेरी डीप। हाँ, इट्स अ याद रह जाता है वो हाँ, वही हेल्पलेसनेस हाँ, इतनी बुरी तरह से anywhere, फील होती है ना कि yeah, आप कुछ कर नहीं पा रहे थे, आपको कुछ महसूस हो रहा yeah, था बट आप कुछ नहीं कर पा रहे थे। दो ये बिल्कुल बहुत शायद सही कंपैरिजन नहीं है, बट आई जस्ट वांट टू से कि यू कैन थिंक, जैसे सपोज आप कहीं जा रही हैं, आपसे कोई चीज छीन के ले गया कोई जगह, यू फेल्ट हेल्पलेस, लाइक समबडी टुक योर पर्स, आप नहीं रोक पाई, तो वो एक ट्रोमेटिक याद तो रहती है ना, कई दिन तक आप सोचो कि मैं देखो एकदम ले गया, फिर डरते भी हो कि फिर ना कोई मुझसे ले जाए, तो दैट ट्रॉमा स्टेज। सो दैट ट्रॉमा लाइक हम लोग जनरली अपने सोशल सर्कल में नहीं कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, या फिर वी टॉक अबाउट इट कम्स आउट। सिमिलरली दिस शुड आल्सो बी टॉक्ड अबाउट। इट्स अ रेयर अकरेंस, कभी हो सकता है, साइडलाइन हो नहीं जाता है। करना चाहिए उसको कि हाँ, नहीं it हुआ, should बिकॉज उस इंसान recognize, के लिए वो बहुत ट्रॉमेटिक हाँ, है। even as a doctor I should recognize and respect राइट। that कि मेरे पेशेंट के साथ ऐसा हुआ, now I must give supportive treatment to my patient. So since we're talking about sleep, I was also reading कि sleep apnea जो कि अब हम बहुत recognize करने लगे हैं, उसको डिस्क्लोज करना बहुत जरूरी है डॉक्टर को, हाँ, एनेस्थेसिया डॉक्टर को, राइट? और इवन स्नोरिंग को, हाँ, या इज दैट ट्रू? क्या कनेक्शन है? अगर कोई स्नोर करता है या उसको स्लीप एपनिया है, तो व्हाई इज दैट इम्पोर्टेंट आपके लिए? क्योंकि देखिए, जो स्नोर कर रहे हैं उनमें चांसेस स्लीप एपनिया के ज़्यादा होते हैं, तो ज़रूर स्लीप एपनिया तो एक मेडिकल टर्म है, वो टर्म तब हम इस्तेमाल करेंगे जब वो एक पेशेंट में डायग्नोज हो गई है वो मेडिकल टर्म। उससे पहले पेशेंट तो अपनी तरफ से स्नोरी कर रहा होता है, घर वाले बोलेंगे। हम तो कई बार पेशेंट के साथ, आप बताइए, आप नहीं, आप बताइए, बहुत जोर से खराटे लेते हैं, खराटे लेते लेते कभी रुक जाती है सांस, तो पेशेंट के रिलेशन फैमिली बताती है कि ऐसा है। उसमें क्या है कि एनेस्थीसिया की दवाइयों का असर बहुत सेंसिटिव होता है, हो जाते हैं। जो हम लोग नार्कोटिक जो हम कहते हैं दवाइयाँ सुलाने के लिए देते हैं, इनमें वो अगर एक पेशेंट में हमने 1 कण देना है, तो इन पेशेंट में शायद 1/10 कण देंगे हम, क्योंकि इनकी बॉडी में सेंसिटिविटी बहुत बढ़ जाती है। अच्छा। क्योंकि बेसिकली स्लीप एपनिया और खर्राटे में क्या है कि ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में कंटिन्यूली कम जा रही है, क्योंकि वो ठीक से सांस नहीं ले पा रहे हैं स्लीप के दौरान। हाँ। तो उसके कारण उनके दिमाग में एक पर्टिकुलर सेंटर होता है, उसमें इंक्रीज सेंसिटिविटी टू नार्कोटिक हो जाती है। तो एक तो यह है कि उनकी दवाई का असर ज़्यादा डीप होगा और देर तक चलेगा। दूसरा है कि अगर जब हम बेहोशी से उठते हैं पेशेंट, तो जब उनकी सांस भी पूरी रेगुलराइज होती है, शरीर की ताकत भी जब तक रेगुलराइज होती है, तब तक उनकी ब्रीदिंग नॉर्मली पेशेंट की एकदम जैसे डीप, जैसे स्लीप एपनिया में होती है ना, जैसे खर्राटे वाली हो जाती है। तो जिन लोगों को ऑलरेडी खर्राटे आते हैं, उनमें उसका असर भी बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर हमें पहले पता है कि किसी को खर्राटे आ रहे हैं, या फिर खर्राटे की मशीन, वो स्लीप एपनिया की मशीन लगा रहे हैं, मतलब जब वो डीप स्लीप में जाते हैं, उनको इसकी ज़रूरत है, तो फिर हम वो सेम कंडीशन उनके लिए एज प्रिस्क्रिप्शन लगाए रखते हैं। तो उनको हम कई बार ये भी कहते हैं पेशेंट को कि आप अपनी मशीन लेके आइएगा, क्योंकि जो नॉर्मल पेशेंट हैं वो एनेस्थीसिया से सो के उठेंगे तो वो कामर होंगे। जो ये पेशेंट हैं, एक तो स्लो सो के उठने में इनको देर लग सकती है, प्लस उनकी ब्रीदिंग फिर भी नॉर्मल नहीं आ पाएगी एक नॉर्मल पेशेंट के कंपैरिजन। उनको वो सपोर्ट चाहिए जो उनको स्लीप एपनिया में चाहिए होता है। तो अगर पता होगा तो वो हम सपोर्ट करेंगे, तो उनका वो जो पूरा एक्सपीरियंस है बॉडी का अपना और साइकोलॉजिकली वो बेटर हो जाएगा पेशेंट के लिए। नहीं तो फिर अगर सांस नहीं ले पा रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं जा पा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से नहीं निकल पा रही है, तो उनकी तबीयत खराब हो सकती है। तो उनके लिए हम दवाई कम देते हैं। तो इसके लिए अगर स्नोरिंग भी है, स्लीप एपनिया नहीं भी, स्नोरिंग भी है, तो बताना बहुत जरूरी है। हाँ, स्नोरिंग के कारण जो हम जब वो ब्रीदिंग मैंने कहा था ना एस्टैब्लिश करते हैं, उसको एयरवे कंट्रोल कहते हैं, उन सब चीज़ों में भी हमको स्नोरिंग इन ऑल से इम्पैक्ट होता है, तो उसमें हम स्पेशलाइज इक्विपमेंट वगैरह यूज़ करते हैं उनके लिए। तो I'm just wondering, जो स्नोर करते हैं जब आप ओटी में,
जब एनेस्थीसिया में है तो भी अंदर स्नोर हो रहा होता है क्या, अगर जिसकी टेंडेंसी है स्नोरिंग की? हाँ, तो इसलिए नहीं हो रहा, क्योंकि स्नोरिंग इसलिए हो रही है कि आपकी ज़ुबान, जीभ पीछे जाके गले में अटक अटक जाती जाती है। है। तो जब हवा गले से नाक से निकलती है, तो उसमें वो जीभ हिलती है, तो वो आवाज़ आती है हाँ खर्राटे की। हाँ तो अंडर एनेस्थीसिया हम जीभ पहले ही दूर रखते हैं। प्लस वेरी ऑफन हम गले से अंदर लंग्स में ट्यूब डाल देते हैं, अच्छा, तो वो फिर आवाज़ नहीं निकल वो वहां पाती। से ओ पर हाँ, जब वो निकल रहे हैं एनेस्थीसिया से लाइटर प्लेन में, तब तब स्नोरिंग आती है। आती है। तो उसके लिए वही ना, मैंने कहा हम डिवाइसेस रखते हैं, वो रखते हैं जिससे हम्म, उनकी टंग ना पीछे रहे। हम जॉ खोल के रखते हैं, एयरवे एडजुवेंट डिवाइसेस कहते हैं, वो हम रखते हैं। तो अगर एक है कि कोई पेशेंट सडनली करने लगता है तो हम करते हैं, एक है कि हमें हिस्ट्री है तो पहले ही हम सब कुछ तैयार रखते हैं उनके लिए, उनका स्टेप वाइज इमरजेंस फनी हो कराते जाए कि आप सब हाँ। लोग इतना कंसंट्रेट कर रहे हो और पेशेंट स्नोर कर रहा है। हैं। हाँ, दैट वो ऐसा होता है जैसे अगर हमने कोई लोकल रीजनल ब्लॉक दिया है हाँ और तब साथ में पेशेंट मैं सोना चाहता हूँ, सुला हाँ दें, उसमें पेशेंट स्नोर या करेगा। डिस्टर्ब होता है आप लोगों को? हमें तो नहीं, पर हाँ सर्जन्स का ही, वो कहते हैं पेशेंट इज स्नोरिंग टू मच, इनको सुलाओ। और ये स्नोरिंग का कंसंट्रेशन कैन हाँ गो हियर एंड देयर ना। हाँ या दैट अभी आप इज बोल रहे जस्ट थे तो मुझे लिटिल हटके है, फनी एनेक्डोट, बट यस या इट इज लाइक कि पेशेंट स्नोर कर रहा है, यहाँ या सारे कंफ्यूज और डिस्टर्ब हाँ हो रहे हैं दोनों उनसे। हाँ हाँ स्मोकिंग, वेपिंग हम्म, एंड अल्कोहल हम्म। का क्या रोल होता है एनेस्थीसिया से? सब पे है। अल्कोहल से तो लिवर पे असर आता है, तो लिवर के फंक्शन में असर आ रहा है। एक तो वो पॉइंट है, लिवर अल्कोहल जो कई दिनों से ले रहे हैं, हम्म उनके लिवर के का फंक्शन कम हो सकता है, तो हम्म उससे दवाइयों पे असर आता है। तो हम दवाइयाँ डिफरेंट देते हैं, कम मात्रा में देते हैं, ये सब होता है। ओके दूसरा है कि अगर आदतन अल्कोहल लेते हैं, लाइक हर रोज़ ले रहे हैं, तो उनके बॉडी को अल्कोहल की आदत हो जाती है। तो अंडर एनेस्थीसिया अगर वो काफ़ी देर रहे और उनको अल्कोहल उस वक़्त नहीं मिली, तो अल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम हम कहते हैं, वो उस पेशेंट में आ सकता है। तो जो क्रॉनिक सीवियर क्रॉनिक अल्कोहलिक पेशेंट होते हैं, उनको हम वो अल्कोहल विड्रॉल को का असर कम हो, उसके लिए दवाइयाँ साथ में देते हैं फिर। ओके अल्कोहल विड्रॉल ना हो, नहीं तो इट कैन बी काइंड ऑफ सीवियर अल्कोहल विड्रॉल तक मेडिकल इमरजेंसी भी हो जाती है। तो उसके लिए हम साथ में दवाइयाँ देते हैं कि उनको एक्यूट अल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम ना हो। ये अल्कोहल से है। स्मोकिंग और वेपिंग का यह है कि जब चाहे आप स्मोक करें चाहे आप वेप करें, जा तो निकोटिन रहा है आपके अंदर। तो निकोटीन का असर है लंग्स पे, निकोटीन का असर है दूसरे सेल्स पे और एनेस्थेटिक ड्रग्स पे भी। और आपकी बॉडी की कैपेसिटी ऑक्सीजन कैरी करने की और कार्बन डाइऑक्साइड निकालने की, वो सब असर होता है। तो कम हो जाती हाँ, कम है हो ना? जाती है इन सब में। तो इसलिए स्मोकिंग वेपिंग का डेफिनेट हमारे लिए असर है। अब कंपेयर टू स्मोकिंग, स्मोकिंग में ये होता है कि आप सिर्फ निकोटीन नहीं ले रहे हैं, आप एक ज्वलित उसकी टार कहते हैं जिसको हम, वो भी साथ में स्मोक कर रहे हैं, क्योंकि जिस भी चीज़ को जलाया गया है उसका टार भी आप ले रहे हैं, राइट, तो उसका टार का भी असर होता है। वेपिंग में यही है कि वो स्मोक नहीं है, वो टार तार नहीं है, नहीं है बस, निकोटीन दोनों में। निकोटीन तो है ही है। वो एक लगता है सुनने में, देखने में लगता है अरे कुछ नहीं है, बट एक्चुअली अब तो कह रहे हैं कि वेपिंग से निकोटीन इज मोर, सो पीपल कंसिडर दैट वेपिंग इज नॉट, सेफर ऐसे हाँ, नॉट बोल, दैट सेफ और या नॉट दैट थिंग, सेफ कैसे इट होगा, इज है तो वर्स। निकोटीन ही। हाँ, अगर जैसे जो बच्चे टीनेजर्स वगैरह वेप करने लग जाते हैं उनके लिए, तो क्योंकि वो फिर एडिक्शन इज या मच मोर, इसलिए। अदरवाइज स्मोकिंग और वेपिंग दोनों के लिए हमारी एक स्टैंडर्ड पेशेंट को इंस्ट्रक्शन होती है कि अगर आप स्मोकिंग रोक पाएँ, अगर 1 महीना रोक लेंगे आप स्मोकिंग ऑपरेशन के पहले, अगर इतनी है आपके पास टाइम, तो आपका ऑलमोस्ट नॉर्मल हो जाएगी बॉडी और आपकी असर कम होगा। अगर आप 1 हफ्ता रोक लें तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी और कार्बन डाइऑक्साइड निकालने की काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। अगर आप 1 दिन पहले भी 1 दिन भी रोक लें तब भी आपके शरीर की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बेटर होती है। तो हम कहते हैं जितना आप रोक सकते हैं। फर्स्ट विजिट में पेशेंट आता है उनको हम एडवाइस करते हैं प्लीज़ स्टॉप स्मोकिंग। कई मरीज़ कहता है मैं नहीं रोक सकता, जो चेन स्मोकर हैं या बहुत डिपेंडेंट हैं, तो हम कहते हैं कम से कम 1 हफ्ता ना लें।
1 हफ्ता नहीं, क्योंकि इनसे ना हीमोग्लोबिन एक मॉलिक्यूल होता है शरीर में जो ऑक्सीजन लेके सब जगह जानता है, तो उसके कैरेक्टर चेंज होते हैं स्मोकिंग से। तो अगर हफ्ता पहले रोक देंगे तो वो अमाउंट ऑफ नॉर्मल हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। 1 दिन पहले भी कर लेंगे तो वो उसका कैरेक्टर ही कैसे एक तरीके से चेंज हो जाता है, विच हेल्प्स। और 1 दिन में भी फर्क पड़ता है? कुछ मात्रा का। बेस्ट तो है कि आप कम से कम 3 महीना पहले छोड़ दें, पर 3 महीना नहीं कर पा रहे हैं तो महीना नहीं, ये इसका ये कनेक्शन है, बिकॉज मैं जानती हूँ जो चेन स्मोकर्स रहे हैं उनका हीमोग्लोबिन बहुत लो रहता है। ये मतलब किसी और वजह से भी हो सकता है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन अगर किसी ने बहुत सालों 20-30 साल चेन स्मोकिंग करी है तो वो मतलब कि वो उनका ऑक्सीजन डिलीवरी प्रोसेस में ही कहीं पे डैमेज हो गया है, हीमोग्लोबिन परमानेंटली लो रहना। ऑक्सीजन डिलीवरी प्रोसेस में तो डैमेज हो गया है, द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन कम होना उससे कोरिलेटेड नहीं है। ओके वो तो बल्कि अगर बिल्कुल प्योर इस पे फिजियोलॉजी पे जाए तो शायद थोड़ी सी हीमोग्लोबिन शायद थोड़ी सी बढ़ जाए, क्योंकि बॉडी रिएक्ट करती कि भैया मैं नहीं ऑक्सीजन इतनी कैरी कर पा रही, चलो एक्स्ट्रा सेल बना लूं। जैसे स्मोकी एनवायरनमेंट में लोग रहते हैं तो उनको थोड़ा पॉलीसाइथीमिया, पर वो but low hemoglobin is not connected to not necessarily chronic smoking. Character of hemoglobin changes. अच्छा, so the way it behaves changes. हाँ, हम दोनों 2 कुर्सियां उठा ले जा सकते हैं, पर अगर मैं खा भी नहीं रही हूँ, पतली दुबली हूँ, तो मैं शायद ना कुर्सी उठा पाऊँ। हैं तो हम 2 जने, राइट, तो उससे कैरेक्टर चेंजेस। राइट। मेन और विमेन अलग फर्क होता है एनेस्थीसिया का? जेंडर हैज एनी रोल? हाँ, एक तो जो फिजियोलॉजी है शरीर अलग है मेन का विमेन का, तो उसमें फैट डिस्ट्रीब्यूशन, मसल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब चीज़ें अलग हैं। तो इसलिए अलग अलग मात्रा दवाइयों की, लाइक अगर हम मसल रिलैक्सेंट कोई दे रहे हैं उसका फ़र्क अलग होगा इन अ फीमेल पेशेंट, अमाउंट एंड टाइप्स। बट इन सब चीज़ों के अलावा वो जो एक नॉर्मल शरीर की फिजियोलॉजी फ़र्क है, साइकोलॉजिकली कुछ फ़र्क देखा गया है। समटाइम्स इमरजेंस आउट ऑफ एनेस्थीसिया फीमेल पेशेंट्स में ज़्यादा एपिसोड कुछ हो सकते हैं, शायद वो ज़्यादा विचलित उठें, या फिर दे मे हैव मोर स्टॉर्मी इमर्जेंस, जिसको हम कहते हैं कि, या फिर कई बार जैसे लोग नॉर्मल जिसको हिस्टीरिया बोलते हैं, हमने कह रहे, पर हम लोग कन्वर्जन रिएक्शंस बोलते हैं जिसको अंग्रेजी मेडिकल टर्म में, वो फीमेल पेशेंट में कई बार हो जाता है। ऐसे? वो एक तरीके से उनका साइकोलॉजिकल मेकअप है, उस पर्सन का बेसिक साइकोलॉजिकल मेकअप। पैनिक? हाँ, पैनिक। अगर किसी का बेसिक वो मेकअप है तो दैट कम्स आउट, बट इट इज नॉट नेसेसरली कि उस शरीर की फिजियोलॉजी ऐसी है, बट सोशियो फिजियोलॉजिकली अब वो व्यक्ति ऐसा हो गया, राइट, इसलिए। तो जैसे जनरली बोलते हैं कि women panic a little more, so in that context, क्योंकि वो लोग सोशली अब इतने दिनों से वो कंडीशनड हैं टू बी शोइंग दैट रिएक्शन, राइट, तो वो रिएक्शन इमर्ज करता है। कई बार वॉमिटिंग कई बार ज़्यादा हो जाती है, और एक जैसे हम स्पाइनल देते हैं कुछ लोगों को, उसके बाद हेडेक होता है, पोस्ट ड्यूरल पंक्चर हेडेक, वो फीमेल पेशेंट में थोड़ा ज़्यादा इंसिडेंस देखा गया, अगर सब चीज़ सेम है तो। So what really happens inside the brain? What I'm trying to visualize all this time, you're saying level 1, level 2, level 3, right? तो मेरा बड़ा diagrammatic एक view बन रहा है, but it's obviously not that simple. So जब anesthesia की दवाई आप डालते हो, so when we shift from being conscious to lack of consciousness, right? तो एक तो ये जो consciousness word है, वो अलग अलग realm में हम अलग अलग समझते हैं। So, आपके हिसाब से कॉन्शियसनेस क्या होती है इन योर मेडिकल टर्म, एंड जब एनेस्थीसिया दे दिया तो कॉन्शियसनेस कहाँ चली जाती है? इससे पहले हमें जरा ब्रेन को समझना पड़ेगा। मैं स्ट्रक्चरली बताती हूँ। एक हम कुछ बात करते हैं प्रिमिटिव ब्रेन, और एक नई बात फिजियोलॉजी में और न्यूरोसाइंटिस्ट कहते हैं नियोकॉर्टेक्स, जो अब इंसान में, ह्यूमन बीइंग में बना है हमारा बड़ा। तो प्रिमिटिव ब्रेन तो कुछ ब्रेन तो छोटे छोटे जानवर से चला आ रहा है, इवन कॉकरोचेस हैव, ईल्स हैव, जेलीफिश आल्सो सपोज टू हैव।
सो देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रिमिटिव ब्रेन. तो जो प्रिमिटिव ब्रेन है जो तकरीबन सारे जानवरों में है, उस ब्रेन का क्या काम है? उस ब्रेन का हमारा हार्ट कंट्रोल करेगा, हमारी ब्रीदिंग कंट्रोल करेगा, हमारी बॉडी की पूरी बॉडी कैसे काम कर रही है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम वो कंट्रोल करेगा. आप खाना खा रही हैं, वो पेट में चला गया, पेट से पाचन होके नीचे निकल गया, उन सब चीज को आपको पता नहीं है. बट देयर समथिंग व्हिच इज कंट्रोलिंग इट, राइट? कई बार ऐसा भी होता है कि आप अब घबरा रही हैं, मैं इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ, तो आपके पेट में बटरफ्लाइज इन द पेट खराब हो गया जल्दी. सो एवरीथिंग इज कंट्रोल. दैट इज व्हाट द प्रिमिटिव ब्रेन. आप कितनी बार, अभी इतनी देर से हम बात कर रहे हैं, कितनी बार आपने सांस लिया पता है? आप नहीं, काउंट नहीं. कहाँ से सांस लिया, कौन सी मसल सांस लिया? That is all done by the brainstem, which is the primitive brain. So there are functions which the primitive brain does. There is effect on that. Right. Then there are functions. इसके ऊपर एक बहुत बड़ा हम लोगों का ब्रेन ह्यूमन बींग्स में डेवलप है, जिसको हम नियोकॉर्टेक्स कहते हैं. वो हमारा थिंकिंग ब्रेन है, जिसमें हमारे सारे थॉट्स बनते हैं, प्रोसेस बनते हैं. सपना देख रहे हैं तो उसमें देख रहे हैं, सोच रहे हैं, वहीं पे होते हैं. आप मेरे को देख रही हैं, आप मेरी बात सुन पा रही हैं, आप सिर हिला रही हैं, वो सब आपका नियोकॉर्टेक्स कर रहा है. आपकी आंख ने कुछ देखा, वो गया वहां पे, उसने उसको बताया कि मैंने ये इमेज देखी है, व्यक्ति ऐसे बैठा हुआ है, उनके लिप्स ऐसे हिल रहे हैं, सामने पानी ग्लास का ऐसे इस तरफ पड़ा हुआ है, वो आपका नियोकॉर्टेक्स देख रहा है. उसके बाद आप कह रही हैं कि अच्छा है, ठीक है, तो पानी में मैं ज़रा शरबत ले लेती, याद कर रही हूँ कि उस दिन मैंने रूह अफ़ज़ा पिया था, इतना टेस्टी था. वो आपका नियोकॉर्टेक्स थॉट बना रहा है. गरम चाय पी लूँ, बाहर बारिश हो रही है, समोसे आ जाते, ये आपका दिस इज ऑल पैटर्न्स. ऑल पैटर्न्स. सो देयर आर लॉट ऑफ, बहुत सारे सेल्स हैं, कोशिकाएं जो ये काम करें, जिसको हम नियोकॉर्टेक्स कहते हैं. तो जब हम एनेस्थीसिया दे रहे हैं, बेसिकली हम जो नियोकॉर्टेक्स के अंदर एक्टिविटी है उसको सप्रेस कर रहे हैं. सो हम मेडिसिन देते हैं जो जाके उन एक्टिविटीज़ को लोअर कर देता है. और ये एक्टिविटीज़ भी क्या हो रही हैं, ये तो बहुत बहुत बड़ा टॉपिक है. न्यूरो साइंटिस्ट कितने सालों से इस पे काम, अभी तक भी फुल अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि हमारा ब्रेन अंदर क्या काम करता है. पर कई तरीके के जो ब्रेन की छोटी कोशिका है, जिसको हम न्यूरॉन कहते हैं, कई तरीके के न्यूरॉन हैं, वो आपस में एक दूसरे से बात करते हैं. एक ऊपर लेयर पे नीचे लेयर से बात कर रहा है, नीचे इस वाली से कर रहा है. तो लॉट ऑफ दैट इज व्हाट नाउ वी टॉक अबाउट इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आल्सो इज स्टिल ट्राइंग टू लर्न टू वर्क लाइक अ ब्रेन. सो बेसिकली न्यूरोसाइंटिस्ट आर नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, वो अपना दिमाग समझना चाहते हैं कि उससे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यूरल लिंक्स जो कहते हैं, वो बनाना चाहते हैं कि जैसे ब्रेन करता है उस तरीके से हम कॉन्सेंट बीइंग में ब्रेन इंटरलिंकेजेस बनाए, जैसे वो भी ऐसे थॉट प्रोसेस बना पाए. तो उसमें उसको हम सप्रेस करते हैं, हायर कॉर्टिकल थिंकिंग को. जो बेसिक प्रिमिटिव ब्रेन का काम है उसको हम सप्रेस नहीं करते, उसको हम रेगुलेट करते हैं. तो हम हार्ट ब्रीथ को हाउ मेनी टाइम्स उसको हम रेगुलेट करते हैं वहां से, या फिर हार्ट में डायरेक्टली, या फिर हम रेस्पिरेशन है उसको हम रेगुलेट करते हैं, वो भी सेंट्रली नहीं करते, हम इनडायरेक्टली करते हैं मसल्स को रिलैक्स करके. अच्छा. पर उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एनेस्थीसिया में है कि हमें पेट खाली चाहिए एनेस्थीसिया के पहले. तो जो पेशेंट मंजूरो, हाँ मैं बताती हूँ, ले रहे हैं, उनको बताना पड़ता है. उनका तकरीबन 1 हफ्ता पहले हमें दवाइयाँ खाली, 1 हफ्ते तक असर रहता है उस दवाई का, तो हफ्ता पहले रोकना पड़ता है. अब जैसे मैंने आपको बताया था कि हम बेहोशी में दवाई देते हैं, अवेक स्टेट से डीप मेडिसिन इंड्यूस कोमा करते हैं. तो उसमें जो नॉर्मली आप खाना खाती हैं, तो जो आपके सांस लेने की नली है उसके ऊपर एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो जाके बंद कर देता है सांस की नली को, जिससे आपका खाना इसोफेगस में चला जाए. पर जब आप कोमेटोज हैं या डीप इंड्यूस में है, तो वो अपने आप नहीं हिलती वो. तो जो आपके मुंह में खाना गया या पेट में जो खाना है वो लौट के अगर मुंह की तरफ आ गया, तो वो सांस की नली से लंग में चला जाता है. तो ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि आपने खाना कब खाया, आपका पेट खाली होना चाहिए. तो तभी फास्टिंग करने को कहते हैं. सॉलिड जो खाना है वो कम से कम 8 से 12 घंटे पहले नहीं खाना चाहिए. और पानी वगैरह आप 3 घंटे तक पहले पी सकते हैं, ग्लूकोज का पानी भी पी सकते हैं. पर दूसरा जूस वगैरह भी 6 घंटे से पेट खाली होना चाहिए, क्योंकि अंडर एनेस्थीसिया वो सब चीज़ रिलैक्स कर जाएगी. वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर हट जाता है, फिर आपके पेट भी पूरा रिलैक्स करके उसका सारा कंटेंट मुंह को आ गया, तो वो आपके लंग में जाता है.
उससे फिर बहुत सीवियर निमोनिया होता है, तो लाइफ थ्रेटनिंग होता है, आप आईसीयू में जाएगा वो पेशेंट, वेंटिलेटर पर रहेगा, तो ये तो बहुत ज़रूरी है। What are the kind of fears that you go through? You know, I'm sure it's been many years, but हर एक patient अलग है, हर एक patient की जान अलग है, Yeah, and that yeah. that moment is very unique for everybody. So, what is your fear, and how do you work around it? Fear is a word I will not use, Okay, but nice. what is my caution? It's Okay. always there. Hmm. So ये कि वो डर is an emotion. वो emotion हम पार कर चुके हैं. In fact, as anesthesiologists, that's the first thing we learn is how to control any adverse situation, how to be in control. And first thing we learn is that remove our emotions. That's why you realize if you interact more with anesthesiologists, most of the anesthesiologists who practice for a long time, very calm people. They have learned that fear, anger, these are ये कपड़े हैं जो आप पहनाते एक सिचुएशन को, है ना, तो वो तो हमने हटा दिया. So that emotion is gone, but yes, Wow. we are very cautious and we are always watching out. So if patient anesthesia दिया है, what is the effect on their heart? Is their heart dripping too fast? Is their pulse oxygen inside their body up to the proper whatever levels that I want, is it there or not? Is the heart, is the blood pressure maintained or not? So these are things that I look for. So even in a very healthy young adult where I expect nothing will happen, if you lose your caution and conscious, even a normal patient can have, because deleterious effect. So you have to keep that caution is always kept on. Fear word नहीं. But वो vocabulary से निकल गया. Wow, but I know I said last है, but ये last नहीं है, क्योंकि आपने जो बोला fear और anger निकाल दिया, तो ये आपको medical practice ने आपका निकलवा दिया fear और anger? हाँ. कैसे? Okay. So this I've thought about I used to think that how is that some people, like my specialty becomes like this over time. That's because there were three things. There was something I was doing, life threatening was happening to the patient in that situation. उनका breathing ले ली suppose, या heart rate उनका बहुत कम हो गया. मेरे पास time बहुत कम था to respond to that as an anesthesiologist. And I have to get positive result. नेगेटिव रिजल्ट की मेरे पास गुंजाइश नहीं है. तो इन तीनों चीज़ों ने मुझे करा, मेड मी लर्न प्रोटोकॉल्स, दैट if the heart rate becomes like this, I will do this and I'll do this immediately, second I'll do this, three I'll do this. So I was anticipating and preparing for that situation much before that situation occurred. This is what the cockpit does. This is what so pilot may be sitting like this, but he knows कि अगर turbulence आ गई तो मैंने ये करना है. Suddenly मेरा wing नहीं खुला तो मैंने ये करना है. वो चाहे लाख flights में एक बार हो, but he can't be sitting in that lakh flight. आप प्रोटोकॉल हर बार फॉलो flight he has करोगे. to be ready कि ये मेरा wing ठीक से उठ रहा है कि नहीं, and he doesn't have to wait कि wing नहीं उठा. वो during that process भी early indication होंगे wing नहीं उठ पा रहा है, so he has to act. So this is what we become protocol driven. And but इससे आप और fearsome नहीं हो जाओगे, because आपको like आप तो fearless होने की बात कर रहे हो, but आप जब बोल रहे हो मुझे ऐसा लग रहा है इससे तो और डर बैठेगा कि ये भी चेक करना है, वो भी चेक करना है, वो भी चेक करना है. डर नहीं है. I am conforming to that protocol and I'm getting on the protocol faster, so my actions become faster. So then I don't keep again I said there is an emotion. I don't leave that place for that inside my brain when I'm acting. When I see a situation, I act and then I just do the action as per the protocols. My brain, all the brain cells are concentrating on that protocol. So probably when all this happens, we don't recall कौन आया था, कौन गया था, उधर कोने में कौन खड़ा था, उसने क्या बोला, because we have that all has gone away. Shut off है वो Shut पूरा. off. We are concentrating doing that. Thank you very much. I learned a lot. And I'm going to catch hold of you again. Very nice interaction with you. अच्छा लगा आपसे बात करके. Thank you. I hope it was worth your time and not very stupid and silly. नहीं. But it's nice. I just wanted to cover the different directions of questions. Okay. Lovely. Right. Thank you. Thank you.